साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज ये हमारी रीट की क्लास नंबर 62 है और इसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में सर्कल का पार्ट 3 यानी सर्कल की क्लास नंबर ये 3rd है। और इस क्लास में हम लोग आज की क्लास में ये सर्कल के पार्ट 3 के अंदर जो सर्कल की ज्योमेट्री पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जीवा और सर्कल के पे आधारित हो, स्पर्श रेखा पे आधारित हो, ये सारे टाइप के हम लोग थ्योरम को पढ़ के और आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री को एंड कर देंगे। इसके बाद हमारे बस 3 टॉपिक बचते हैं सिलेबस में। एक तो बचता है समतलीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल, और दूसरा बचता है ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन, और तीसरा साथियों बनता है हमारे पास टॉपिक सांख्यिकी। तो वो सारे टॉपिक 3 को कवर करके हम लोग रीट के सिलेबस को खत्म करेंगे। तो चलिए साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक जरूर शेयर करें। जो साथी हमारे नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स से भी जुड़े, जहां पर आपको क्लास की पीडीएफ और उसके साथ साथ क्लास से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नए बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स पर मिलेगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, है ना, ज्योमेट्री का। तो देखते हैं कितनी देर में ये खत्म होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बहुत बेहतर थ्योरम है, और उस थ्योरम को जानते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या है, और फिर उस पर आधारित सवाल करने वाले हैं। तो थ्योरम ये कह रही है कि अगर किसी सर्कल में इफ टू कोड्स, कहा जा रहा है कि इफ टू कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, अगर किसी भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली यानी वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करे किसी पॉइंट पी पर, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि यदि दो जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक या बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ए बी जीवा और एक सी डी जीवा है, दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो पी पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी इंटू पी बी बराबर होगा सी पी इंटू डी पी के या पी डी के। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी। अब ये दोनों जीवाएं क्योंकि केंद्र से गुजर रही थी, हो सकता है केंद्र से ना गुजरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये नियम काम करेगा कि अगर दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि AP इंटू पी बी बराबर होता है CP इंटू DP, इसके बराबर होगा। मतलब इसका और इसका गुणनफल बराबर नहीं है ना, ये गुणनफल की बात चल रही है ना, आप बराबर समझ लोगे कि भाई इसका AP इंटू पी बी बराबर CP इंटू डी पी बराबर होगा, है ना। तो ये जो हमारे पास लाइन है ना, वो मेरे भाई याद रखना है आपको, बहुत काम का लाइन है ये। फिर ये आप कह रहे हो कि ध्यान रखना है मुझे, है ना। कब ये फॉर्मूला लगेगा? जब दो जीवा एक दूसरे को बाहर या अंदर प्रतिच्छेद करे, तब उस जीवा के एक बिंदु की प्रतिच्छेद बिंदु से दूरी इंटू दूसरे बिंदु की प्रतिच्छेद बिंदु से दूरी, इसी तरीके से इस दूसरे जीवा के एक बिंदु की प्रतिच्छेद बिंदु से दूरी इंटू दूसरे बिंदु सिरे से प्रतिच्छेद बिंदु की दूरी का गुणनफल बराबर होगा। मतलब ये बात है ना। अब ये तो हो गया इंटरनली। अगर एक्सटर्नली हो जाए, मान लीजिए आपके पास एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये जीवा, मान लीजिए आपके पास, साथियों मान लीजिए आपको कहा गया कि ये एक जीवा है ए बी, और इस ए बी जीवा को हमने आगे बढ़ाया, किसी बिंदु पी तक बढ़ाया। इसी तरीके से एक जीवा हमारे पास क्या आ गई कि सर सी डी आ गई। तो अगर हम इस डी को भी पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, इस प्रकार से बढ़ाएं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें पी पर, इसी पॉइंट पी पर अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो मेरे भाई ये थ्योरम ये कहती है कि पी का ए से मल्टीप्लाई करो, पी का बी से मल्टीप्लाई करो, बराबर होगा पी का सी से मल्टीप्लाई इंटू पी का डी से, पी इंटू डी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। यही बात यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ना। तो इस बात को तुमको ध्यान रखना है। चलिए हम याद रख लेंगे और क्या।
कोई बड़ी बात नहीं एकदम। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत काम का है जब हमको दो कोण प्रतिच्छेद करे। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई कि अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं साथियों, दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे किसी बिंदु पर, तो ये बात हमारे को याद रखनी है। वो जीवा हो सकती है अंदर प्रतिच्छेद करे, वो जीवाएं हो सकती है बाहर प्रतिच्छेद करे। तो मुझे लगता है ये थ्योरम आपको समझ में आ गई। अब अगर साथियों ये थ्योरम आपको समझ में आ गई, तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस पर कैसे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में ए ई का मान 7 है, ई बी का मान 6 दिया हुआ है और ईसी का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। फाइंड डी, और आपसे डी का मान पूछा गया है। दिए गए चित्र में ए का मान 7 सेंटीमीटर है, ईबी का मान 6 सेंटीमीटर और ईसी का मान साथियों 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है डीई का मान बताओ। देखो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, दिया है ना दिए गए चित्र में। आपको कहा जा रहा है कि ए का मान है 7 सेंटीमीटर, सी का मान है 14 सेंटीमीटर और ईबी का मान है 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया? डीई। ये आपसे पूछा जा रहा है, डीई का मान आपसे पूछा गया। मान लो कि डीई कितना है? एक्स। तो क्या आपको लग रहा है कि सर वो थ्योरम काम कर जाएगी कि अगर किसी वृत्त में स्थित दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो हमने क्या थ्योरम पढ़ा? ए का ई से डिस्टेंस मतलब ए इंटू बी का ई से डिस्टेंस मतलब बीई बराबर होगा सर ई का सी से गुणा मतलब सीई इंटू सर डी का ई से गुणा मतलब डीई। ये आपस में कैसे होंगे? ये सर सेम होंगे। अब इन सब की वैल्यू लिख दो। ए का मान, सर ए का मान दिया हुआ है 7, बी का मान है सर 6, सी का मान 14 सेंटीमीटर और डी को मैंने मान लिया कितना है? एक्स। तो 14 का भाग दे दो, आपके पास एक्स आ जाएगा। तो कितना आएगा? एक्स 7 इंटू 6/14 बराबर में एक्स। काट दो इसको। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा कि सर 7 से काट दिया 7 दूनी 14, 2 से काट दिया 2 3 6, का मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई कि सर 3 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो भुजा आपसे पूछी गई थी ना डीई साथियों, उसका मान होगा 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर एकदम सिंपल है चीज़ है। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन में। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए साथियों। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि द कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं ना। इसमें डायग्राम दिया नहीं है, हम बना लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम बनाओ तो चीजें हमको ज्यादा समझने में आसान रहेगा। तो मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है आपके पास, ठीक है। इसके दो कोड हैं, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। तो बना देते हैं ए बी और सी डी। सर ये मान लीजिए आपके पास एक जीवा हो गई ए बी, एक जीवा सर ये हो गया हमारे पास सी डी, ठीक है। और अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों जो इंटरसेक्ट करती है वो किस पॉइंट पे कर रही है? ई पर। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास है ई, ये मैंने जीवा का नाम लिख दिया ए बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी डी, है ना। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए ई का मान 12 सेंटीमीटर है, ए ई का मान 12, ये लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि बीई का मान है 20.25, बीई ये रहा बी। हालांकि अपन को थोड़ा डायग्राम सही बनाना चाहिए था कि ये बड़ा होना चाहिए, पर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाना है। थोड़ा बहुत डायग्राम अगर गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम रफ स्केच बना रहे हैं वैसे भी। तो बी साथियों कितना है? 20.25, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 20.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी का मान कह रहा है, सीई जो है ना वो सर 3 इंटू डी के बराबर है, मतलब डी का 3 गुना है। सीई, ये जो सी है ना वो डी का 3 गुना है। तो मेरे भाई अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 3x हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3x, क्योंकि सीई डी का 3 गुना है, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है। तो कह रहा है देन द लेंथ इन सेंटीमीटर, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ सी। तो आपसे सी का मान पूछा है, सीई का मान पूछा है, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, मतलब 3x का मान आपको निकालना है। तो फाइनली जो आपका ये क्वेश्चन है ना, इसमें किसका मान निकालना है सर? 3x का मान निकालना है। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि एक वृत्त की जीवाएं दे रखी है ए बी और सी डी, बिंदु ई पर एक दूसरे को काटती है,
यदि ए का मान 12 सेंटीमीटर है, बी का मान 20.25 सेंटीमीटर है और सी का मान 3 इंटू डी है, तो सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए आप क्वेश्चन को करते हैं। तो आप कहोगे सर वो थ्योरम फिर से लग जाएगी हमारी। क्या लगेगी थ्योरम कि सर ए का ई से मल्टीप्लाई बराबर बी का ई से मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट लिखूं अब यहाँ सर अब ये ए और बी क्या लिखना। अब तो आपको मालूम पड़ गया कि सर ये दूरी मतलब 12 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20.25 20.25 बराबर होगा ये दूरी कि सर ये दूरी है x इंटू ये दूरी कि सर ये दूरी है 3x। ये 3x के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि सर 3 का भाग दे दो इधर। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो इधर तो क्या आ गया सर, इधर तो आ गया x स्क्वायर। 3 का भाग दिया तो 12 कट गया। 3 का जब आप भाग दोगे तो 12 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। हाँ सर ये बात ठीक है। अब 4 का 20.25 से गुणा कीजिए। तो 4 का 5 से गुणा किया 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 के 0 हासिल 1। और ये 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 1 81, 80 प्लस 1 81। और यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद दोनों जीरो किसी काम के नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया 81। तो मेरे भाई अगर एक्स स्क्वायर का मान 81 है तो एक्स का मान इसे अंडर रूट आ जाएगा इधर, और 9 इसका अंडर रूट कितना आता है 9। तो इसका मतलब आ गया एक्स का मान 9 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक्स का मान थोड़े निकालना है, आपको तो 3x का मान पूछा गया है। तो आपका आंसर कितना होगा फाइनली, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3x, यानी कि 3 इंटू 9, यानी कि आंसर हो जाएगा सर 27 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर था। तो मुझे लगता है आपको बेहद आसान लग रहा होगा कि सर बहुत आसान, एकदम हलवा है सर, है ना। अब आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इनसाइड द सर्कल। दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी जो वृत्त को अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। देखिए क्या बोला जा रहा है, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर किसी अंदर बिंदु पर काटते हैं। बिंदु यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे ओ दिया हुआ, तो यहाँ पे भी ओ लिख दो आप, है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ओ पर काटती है। ठीक है सर। इट इज गिवन दैट ए ओ बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। दिया गया है कि ए ओ का मान है 1 सेंटीमीटर, ए बी का मान 13 सेंटीमीटर, सी डी का मान 8 सेंटीमीटर है। सीओ और ओडी में से बड़े, अच्छा यहाँ पे क्या करा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेक्शन अमंग सीओ एंड ओडी। कहने का मतलब यह है कि सीओ और ओडी में से बड़े और छोटे भाग का अनुपात क्या होगा। बड़े भाग का और छोटे भाग का रेशियो पूछा है, वो भी सीओ और डीओ में से। तो इन दोनों में से साथियों जो बड़ा है ना उसका छोटे वाले के साथ रेशियो पूछा, बड़ा और छोटे का रेशियो। तो आप एक काम करिए कि सर पहले डायग्राम बनाइए तो हमको कुछ बात समझ में आता है। तो आइए मैं आपके लिए पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये कोई हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल में सर आपको दो कोड बनानी है। वो कोड की नाम क्या है, ए बी और सी डी। तो चलिए मान लीजिए अंदर मैंने दो जीवाएं बना दी, ए बी और सी डी। इनका मैं कुछ भी नाम लिख लेता हूँ कि सर ये ए बी जीवा हो गई, ये सी डी जीवा हो गई, और दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर काटती है ओ पर। ये मैंने नाम दे दिया पॉइंट ओ है, जिस पर एक दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आपको बोला गया ए ओ का मान 1 सेंटीमीटर, तो साथियों ये डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला ए बी का मान 13 सेंटीमीटर, ए बी का मतलब ये पूरी लेंथ 13 है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आपको अगर ये पूरी लंबाई 13 दे रखी है, उसमें से ये एक है, तो इसका मतलब ये सर 12 सेंटीमीटर रहा होगा, तभी तो 13 आएगा पूरी लंबाई, है ना। यहाँ सर तभी 13 आएगा। अब इसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है, सी डी का मान 8 सेंटीमीटर। सी डी ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। सी डी कितना है साथियों 8 सेंटीमीटर। सी डी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सीडो और ओडी, सी ओ और ओडी में से जो बड़ा भाग होगा ना उसका छोटे वाले के साथ रेशियो। तो मेरे भाई आप कहोगे सर वो थ्योरम तो तब काम करेगी जब हमको ये और ये लेंथ मालूम हो, पर ऐसा हमारे को दिया नहीं है, तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लो कि ये दूरी x है कि सर मान लिया मैंने ये दूरी x। अब बताओ टोटल कितना है आपके पास कि सर टोटल ये 8 है, 8 है टोटल, उसमें से ये भाग x है, तो ये कितना होगा 8 माइनस एक्स होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए।
हाँ सर एकदम ठीक है। ये पूरी लंबाई आपकी 8 थी, तो मैंने एक भाग को मान लिया x, दूसरा 8 माइनस एक्स। ऐसा इसलिए ताकि मैं वो थ्योरम लगा पाऊँ। अब आप कहोगे सर वो थ्योरम आपकी लगा दीजिए। तो थ्योरम क्या कहती है कि इसका गुणा, इन दोनों का गुणा AO इंटू OB, इसका मतलब 1 इंटू 12 बराबर होगा इसका और इसका गुणनफल, मतलब x इंटू 8 माइनस एक्स, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब मेरे भाई आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया, देखिए आपके पास 12 एकम 12 बराबर x इंटू 8 माइनस एक्स। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हालांकि आता है आपको, क्योंकि द्विघात समीकरण भी रीट का टॉपिक है और हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा भी है काफी डिटेल में। पर ये छोटे से सवाल में आपको द्विघात समीकरण लगाने की बजाय थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका बेहतर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आप सोचो x का मान ऐसा क्या लें कि इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाए, 12 आ जाए, है ना। इन दोनों का गुणनफल 12, तो आप एक काम करो कि सर 12 लाना है तो x का मान ऐसा रखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई 12 आ जाए। तो आपने कहा कि सर एक काम करिए ना, बेस्ट वैल्यू है कि सर आप 2 ले लीजिए। अगर आप इसको 2 लोगे तो इसको 6 होना पड़ेगा, तो आपको सर 6 हो तो रहा है। अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 12 आ गया। इसका मतलब मेरे भाई आपको x का मान मिल गया, कितना मिला 2। सर x का मान मुझे तो मिल गया यहाँ से, और x का मान कितना मिला 2, यानी यहाँ से x कितना आ गया आपके पास 2। तो ये 8 माइनस एक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 माइनस एक्स सर 6 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए कि जी सर यहाँ तक ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सर बड़े और छोटे का अनुपात पूछा था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो पूछा था, स्मॉलर का। तो ये आपके पास लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, इन दोनों का रेशियो ले लो। मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो। लार्जेस्ट कितना है 6, स्मॉलेस्ट कितना है 2। इन दोनों को जब 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा सर 3:1। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर हो गया 3:1। और आप चाहें तो द्विघात समीकरण से कर ले, कोई तकलीफ नहीं मुझे, है ना, आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे छोटे मोटे सवाल में थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपना अच्छा बनाना है ना, मैथ्स को रटना नहीं है, सीखना है। मैथ्स वाकई रटने का सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हमको चीज़ों को सीखना होता है, सोचना होता है ना। तो यही चीज़ें हैं। अब आइए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि इफ AB and CD are two chords of a circle which intersect at point O inside the circle। दो जीवाएं हैं AB और CD जो एक वृत्त को के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट O पर। यही बात हिंदी में लिखा हुआ है, AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर किसी बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है। समझ गया आप बात, ये अंदर काट रही है सर, ठीक है। डायग्राम थोड़ा दिमाग में आया सर। अब it is given that AB equal to 10 centimeter, CO equal to 1.5 centimeter and DO equal to 12.5 centimeter। कह रहा है कि दिया हुआ है कि AB 10 सेंटीमीटर है, CO 1.5 सेंटीमीटर है और DO का मान 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर अमॉन्ग AO एंड BO। तो AO और BO में जो लार्जर और स्मॉलर है ना, उनका रेशियो पूछा है। अगर आपसे क्वेश्चन में स्मॉलर और लार्जर का रेशियो पूछो तो पहले स्मॉलर वाली वैल्यू फिर लार्जर वाली वैल्यू रखनी है, पहले छोटी फिर बड़ी। लेकिन हमसे क्या पूछा, लार्जर और स्मॉलर, तो हम पहले सबसे पहले बड़ी वैल्यू लेंगे और उसके बाद छोटी वैल्यू। किसमें, A और BO में जो बड़ा हो। हमको क्या मालूम अभी कौन बड़ा है, अभी हमको पता नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सर डायग्राम बनाएंगे ना आप तो समझ में आ जाएगा। और ये सर ये बिल्कुल ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया था। चलिए ये हमारे पास, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, इसमें आप बना दीजिए इसके दो कोड AB और CD जो एक दूसरे को अंदर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही है। मेरा भाई मान लीजिए कि ये मेरे पास दो कोड है इसकी, ये कोड आपके पास है AB और ये इसकी कोड है CD। एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पर। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका O पॉइंट। अब जो जो गिवन है ना मेरे दोस्त वो सब लिख दीजिए आप चुपचाप, बस वो कुछ नहीं करना है। AB कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब सर ये पूरी डिस्टेंस 10 है। आप मेरी बात समझ गए। तो एक काम करते हैं, अभी तो हमको पता नहीं कि कौन क्या है, लिख दीजिए कि ये पूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब CO दिया है 1.5, CO ये रहा CO, ये कितना दिया गिवन है सर 1.5 सेंटीमीटर। सर DO दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ये OD 12.5 सेंटीमीटर।
तो देखिए मेरे डायग्राम को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यार सर आपने तो इसको बड़ा बना दिया, इसको छोटा बना दिया, जबकि इसकी एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। तो मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, है ना, रफ स्केच। तो डायग्राम में आपको ज्यादा डायग्राम को लेके चिंता नहीं करना है ना। अब आते हैं, हम तो बस हमारा क्वेश्चन बन जाए इतनी हम चिंता कर रहे हैं। अब मेरे भाई, अब कुछ दिया हुआ तो नहीं है। इन दोनों को देख के आपको क्या है, दो कोड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको देख के आपको पहला थॉट क्या आ रहा है कि सर वो थ्योरम कि ए ओ इंटू ओ बी बराबर सी ओ इंटू ओ डी। तो ये दोनों तो सर मुझे मालूम है, ये मालूम नहीं है, ये पूरी लेंथ मालूम है। तो मेरे भाई एक काम करो ना आप, सर मैं इसको एक्स मान लो। ठीक है सर, ये एक्स है तो ये कितना होगा सर, 10 - x। यहाँ तक किसी को दिक्कत कि नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम हमारे थ्योरम में। तो थ्योरम क्या कहती है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, मतलब 1.5 इंटू 12.5 इंटू में 12.5 बराबर क्या होगा सर, ये x इंटू 10 - x, 10 - x, ये आया सर। अब इसको कैलकुलेट करके आप x निकालिए पहले। तो आप कहेंगे सर जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो मैं 15 को 125 से गुणा कर रहा हूँ और दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, तो इधर से दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे मल्टीप्लाई के बाद। तो 15 का 5 से गुणा, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37 के 7 हासिल 3। अब यहाँ पे 15 एकम 15 और 3 18 हो गया, 18.75। ये मेरा आंसर आया, है ना सर। ये आंसर आया आपका x इंटू 10 - x से। तो आप कहोगे सर कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट 18.75 आ जाए, ऐसा मुझे x सोचना है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर दें क्या? यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकली सॉल्व कर दीजिए, वरना क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व कर ही सकते हैं सर हम। ये मैंने पॉइंट को हटा दिया यहाँ से, तो कितना आएगा नीचे सर, 100 आ जाएगा। 25 से मैंने काट दिया, 25 से कट रहा है ये, तो 25 चौक 100, 25 से काटोगे तो 187 में 25 का भाग, कि 25 छंग 150 और 25 सत्ते 175 से 7 बार कट गया, 175 हो गया, है ना। 187 में से 75 माइनस करो, 175 माइनस करो, तो कितना बचेगा, 12 आई थिंक। 175 में से 187 में से 175 माइनस करो, तो मुझे लगता है 12 बचेगा। 12 और 5 कितने हो गए, 125, तो 25 पंजे 125। अब ये नहीं कट रहा, 75/4 आ गया सर। अब 75/4 आ गया तो मेरा भाई अब मुझे x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आंसर जो है ना 75/4 आ जाए, 75/4 आ जाए। तो मेरे भाई आप क्या कहोगे कि सर कुछ तो फ्रैक्शन में भी वैल्यू सोचनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे इसको 5/2 ले लूँ, क्योंकि मुझे 75 भी लाना है, और ये अगर 15/2 बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। आपने कहा सर यहाँ भी जरा एक बार 5/2 रख के देखो ना, 10 दूनी 20, 20 - 5 घटाया तो 15, 15/2 आ गया, यानी मामला सेट हो गया कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको 15/2 हो जाएगा ये, और आंसर यही आ जाएगा 75/4। तो मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 5/2 यानी कि 2.5। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मालूम पड़ गई सर, ये 2.5 होगा। और x की वैल्यू साथियों अगर 2.5, तो इसका मतलब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू मालूम पड़ गया मुझे कि सर 10 में से 2.5 घटा दो तो कितना आएगा, 7.5। तो अब बड़े का छोटे से रेशियो पूछा था, लार्जर का स्मॉलर से रेशियो, तो लार्जर कितना है 7.5, रेशियो स्मॉलर कितना है सर 2.5। तो आपको लग रहा है ना कि सर पॉइंट पॉइंट तो दोनों कट गया, 25 से ये भी कट गया, 25 से क्या कट गया कि सर 25 से कम 25, 25 3 75, यानी आंसर हो गया 3:1, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी मामूली सी कैलकुलेशन थी, और इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, है ना। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, कह रहा है एक्स का मान बताओ कितना होगा। ये एक्स है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर देखो ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, आगे बढ़ा रहा है तो टी पर मिल रहा है। थ्योरम आपको तुरंत याद आ गई, यहाँ सर थ्योरम याद आ गई, एक टी का पी से मल्टीप्लाई, टी का क्यू से मल्टीप्लाई, टी का
आर से मल्टीप्लाई और टी का एस से मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मैं यहाँ लिख दूं, एक बार लिख देता हूं मैं कि सर टी पी इंटू टी क्यू बराबर क्या होगा, टी आर इंटू टी एस, इस सर ये आएगा। अब इन सब की वैल्यू लिखो, तो टीपी की वैल्यू क्या होगी, टी से लेके पी तक का मान, सर ये पूरी लंबाई, तो 9 और प्लस 8, 9 और 8 कितने हो जाएंगे साथियों, 17। तो टीपी का मान कितना आ गया, 70। टी क्यू का मान, इसे टी क्यू को मान दिया हुआ है 9, तो ये आ गया 9 बराबर टी आर। तो टी आर, टी से लेके आर मतलब ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी कितनी होगी, 11 प्लस एक्स, तो ये हो गया 11 प्लस एक्स। टी एस की सर, टी एस तो दिया हुआ मुझे 11 सेंटीमीटर इंटू 11, मुझे एक्स निकालना है, तो पहले 11 का भाग दे दो इधर, आप कहोगे सर 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 कितना होता है, 153, 153 बटे में 11 बराबर 11 प्लस एक्स, आपको एक्स चाहिए, 11 इधर आके माइनस, 153/11 माइनस 11 इक्वल टू एक्स। सॉल्व करेंगे जब इसको तो 153 माइनस 121 बटा 11 बराबर एक्स, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया है। 153 में से 121 माइनस करो तो 2 3 32 बटा 11 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 32 बटा 11। यही आपके इस क्वेश्चन का साथियों आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देख रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो इस पर आ रहे हैं ना, बस थ्योरम पता हो, क्वेश्चन आ जाए, खत्म। प्रैक्टिस करिए थोड़ी, बाकी चीजों में एकदम आसान हो जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर बी टी इक्वल टू सी डी, बी टी इक्वल टू सी डी है, बी टी इक्वल टू सी डी मतलब ये लंबाई जो है ना, ये लंबाई के बराबर है ना, ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है सर। बी टी दिया हुआ 7, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, जो कि लिखा हुआ भी है। डी टी बराबर दिया 21, डी टी कहाँ गया सर, ये रहा डी टी, ये 21 सेंटीमीटर है, ठीक है साहब। ये भी पूछा आपसे, ये लंबाई आपसे पूछा गया है कि ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई आपको साथियों फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही थ्योरम कि सर इसका इसका मल्टीप्लाई, इनका इनका मल्टीप्लाई, मतलब 80 इंटू 80 इंटू सर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, टीबी बराबर, इसे टी का मल्टीप्लाई करेंगे आप सी से, टी सी इंटू टी डी। अब सारी वैल्यू इसमें पुट करो, तो बताओ जरा टी एक, एटी कितना होगा सर, 7 प्लस एक्स, तो एटी कितना आ गया, 7 प्लस एक्स। अब टी बी बताओ कितना आएगा, टी इंटू बी, सर टी इंटू बी 7, टी इंटू बी हो गया 7 इक्वल टू टी सी, सर टी सी का मतलब यहां से यहां तक की दूरी 21 प्लस ये 7, 21 प्लस 7 हो गया 28, ये हो गया 28 इंटू टी डी, टी डी का मतलब ये दूरी वो कितनी है, 21। अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं सर, 7 का भाग दे दो, या यहीं पे काटा पीटी कर दो यार, इतना तो अपन मुझे लगता है मैथ सीख ही गए हैं। सर इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 21 इंटू 4 होता है सर 84, और यहाँ से जो हमारे पास ये 7 बचा ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा, 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 हो गया 77। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 77 है ना, 77 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब आगे साथियों बढ़ते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन में, पढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन क्या, सॉरी 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी, किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप से पी पर काटती है, मतलब सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है सर। इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी बी दिया है 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ पी डी, कह रहा है कि सी डी, ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी बी का मान 4 सेंटीमीटर। तो पी डी का मान लंबाई में, पीबी का मान लंबाई सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो भाई आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप तो डायग्राम बनाओ तो मैं समझ पाता हूँ। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, हाँ सर ये ठीक बात है, इस सर्कल हमारे पास है, और इस सर्कल में हमारे पास साथियों क्या है, इस सर इसके दो कोड है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है, एक्सटर्नली एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए कि आपके पास दो जीवाएं हैं, सॉरी मैं टेंजेंट बना रहा हूँ ना, गलत कर रहा हूँ, कोड है, कोड जीवा है, एक जीवा ये है और एक जीवा मान लीजिए आपके पास ये है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करती है।
एक्सटर्नली, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सटर्नली बोला गया है। तो अपन इसको भी अपन ऊपर ले लेते हैं। चलिए, ये मान लीजिए आपके पास दो जीवाएं हैं साथियों। जीवाओं के नाम दे रखे हैं ए बी और सी डी। तो ये ए बी, ये सी और ये डी, सी डी जीवाएं हैं। दोनों को जब आगे बढ़ाया तो एक्सटर्नली किसी पॉइंट पी पर एक दूसरे को काटती है, पी पर मिल रही है। ठीक है सर। ए बी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर साथियों। ए बी का मान 6, मतलब ये दिया हुआ आपके पास 6 सेंटीमीटर। और सी डी का मान दिया 3 सेंटीमीटर। सी डी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है सर, 3 सेंटीमीटर है। पीबी का मान दिया 4 सेंटीमीटर। पी से बी का मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पीडी की लंबाई क्या? अरे पीडी की लंबाई, ये लंबाई पूछा भाई, ये लंबाई कितनी होगी? तो ये लंबाई कितनी है नहीं पता, मान लीजिए एक्स। अब आप कहेंगे सर वो थ्योरम आपको पता है ना, अपनी बेस्ट थ्योरम, कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा सर? 3 प्लस एक्स। तो 3 प्लस एक्स इंटू सर पी का इस बिंदु से दूरी, मतलब एक्स बराबर सर पी का इस दूसरे पॉइंट से दूरी, कि सर ये होगा 6 और 4 10, इंटू पी का इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, की सर 4। अब आपको इसमें से x निकालना है, तो आप कहेंगे सर x बढ़िया आराम से निकाल लूंगा मैं, कि सर ये हो गया 3 प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर 40। अब मेरे भाई आप कहेंगे कि सर मुझे x का मान ऐसा रखना है कि जिससे आंसर 40 आ जाए। अब सोचो ऐसा x का मान क्या होगा जरा। या तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, आराम से आंसर आ जाएगा, कि सर द्विघात समीकरण को सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा नंबर कोई सोच पाओ तो मजा आ जाएगा, कि सर ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। और नहीं तो आपको मालूम है क्वेश्चन में x का मान ही पूछा गया है, तो इन 4 ऑप्शन में एक आंसर तो होगा ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा? किस ऑप्शन में x का मान रखूं कि आंसर 40 दे दे, वही हमारा आंसर होगा। यानी आप बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सब समझ गए आपकी। सर 5 रख दीजिए यहाँ पे आप। अगर आप 5 रखेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। और फिर सर ये 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 5 40। यानी एक्स का मान कितना हो गया? 40। 40 सॉरी, एक्स का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान है, और नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना आता है, हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है इसको देखते हैं। कह रहा है इन अ सर्कल ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स। एक सर्कल के ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं। व्हेन ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस्ड दे मीट एट पी। जब ए बी और सी डी को हम आगे बढ़ाते हैं तो किसी पॉइंट पी पर मिलती है। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, जब ए बी और सी डी को बढ़ाया जाता है तो वे पी पर मिलते हैं। ठीक बात है, इस ए बी सी डी को बढ़ाएंगे तो पी पर मिलेंगे। अब कह रहा है कि if PC is equal to 5.6 centimeter, PB equal to 6.3 centimeter and AB equal to 7.7 centimeter, then the length of CD is। तो कह रहा है कि यदि PC का मान 5.6 सेंटीमीटर, PB का मान 6.3 सेंटीमीटर, AB का मान 7.7 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस डायग्राम बना लीजिए। कि सर आप डायग्राम बना दीजिए, क्या पूछा है क्या दिया है सब मेरा आंसर आ जाएगा। और डायग्राम बनाना एकदम आसान है सर, जैसा बोला है वैसा काम करना है। एक सर्कल है, लीजिए एक सर्कल बना दिया हमने। अब इस सर्कल के टेंजेंट भी होनी, कॉर्ड है, दो कोड है ए बी और सी डी। दो कोड है जो एक दूसरे को, पहले ए बी और सी डी बना लीजिए। कि सर ए बी, मान लीजिए ए बी कोड हो गई, ये सर मान लीजिए मेरे पास सी डी कोड होगी। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा वैसा आपको करना है। कि सर ये तो कोड हो गया आपके पास ए बी, ये कोड हो गया आपके पास सर सी डी। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी डी को आगे करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए बी व्हेन ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस्ड दे मीट एट पी। ए बी और सी डी को जब बढ़ाते हैं हम लोग तो किसी पॉइंट पी पर मिलती है। तो अब बढ़ा लेते हैं अपन भी, कि सर इसको बढ़ा लेते हैं। जब इसको आप बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है देखिए। ये हमने मान लीजिए कि ए बी को बढ़ाया, ठीक है, कि हाँ सर ये ठीक बात है, आपने ए बी को बढ़ाया।
ये मैंने ए बी को बढ़ा दिया। अब साथियों मैं इसी तरह सी डी को बढ़ा रहा हूँ, देखिए तो मैंने इसको बढ़ाया और ये दोनों किसी पॉइंट पे मिल गए, जिस पॉइंट का नाम क्या है साथियों, पी। यहाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये पॉइंट पी पे मिले। अब कह रहा है आगे दे मीट एट पी, पी सी इक्वल टू 5.6, तो पी सी यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस दे रखी है 5.6 और पी बी कितना है 6.3, पी से बी की डिस्टेंस है 6.3, तो इसको लिख दीजिए आप 6.3 सेंटीमीटर। और साथियों पी सी कितना दिया हुआ है सर 5.6, ठीक बात है सर 5.6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी दिया है 7.7, साथियों ए बी का मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 7.7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, सी डी की लेंथ पूछ रहा है, ये पूछा है सी डी, तो मेरे भाई आप कहोगे सर सी डी, इसको आप एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस क्वेश्चन में अब तो कोई दम है नहीं सर। सर अब देखिए सी डी निकालना है ना, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ जरा ये पूरी लेंथ कितनी थी आपकी, सर 5.6, 5.6 में से ये एक्स है अगर, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर 5.6 में से एक्स माइनस कर दीजिए। आप मेरी बात समझे कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं ना, थ्योरम लगाने के लिए, है ना। अब आप कहोगे कि सर अब कोई दम नहीं है, पी का ए से मल्टीप्लाई, पी का ए से डिस्टेंस कितना होगा, सर ये 7.7 प्लस 6.3 दोनों को जोड़ दो, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ 7.7 प्लस 6.3 ये डिस्टेंस इनटू में पी का बी से डिस्टेंस 6.3 बराबर सर पी का सी से डिस्टेंस, तो पी का सी से डिस्टेंस पूरा दिया हुआ है पी सी 5.6, सर ये हो गया 5.6 इनटू पी का डी से डिस्टेंस, तो पी का डी से डिस्टेंस साथियों ये आएगा हमारे पास 56 माइनस एक्स, सॉरी 5.6 माइनस एक्स, सर 5.6 माइनस एक्स। अब आपको तो सी डी निकालना है, मतलब एक्स निकालना, आपका एक्स आंसर आ गया, मतलब आंसर हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, इसका कर दीजिए डिवाइड, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5.6 माइनस एक्स, इसका भाग देंगे, ये कितना हुआ 7 और 6 13 और एक ये 14, ये तो हो गया सर 14 इंटू 6.3 अपॉन 5.6। अब दोनों के ऊपर एक एक संख्या के बाद पॉइंट है, दोनों के पॉइंट हट जाएंगे, तो दोनों के पॉइंट आपने हटा दिए, समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो आप नीचे जीरो आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो आएगा, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो कैंसिल आउट हो गए मतलब ये बचा। अब इसको काट दो, इसे 14 से कट गया 4 बार, 14 चौक 56। अब ये 63 में 4 का भाग नहीं जाएगा, ऐसे छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस x को उधर ले जाओ प्लस का, और 63/4 को इधर लाओगे तो माइनस का, आपके पास x कितना हो गया, ये हो गया 5.6 माइनस 63/4। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आपको सर 4 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, और एक संख्या के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट, माइनस 63 अपॉन 4। मैंने कुछ गलत किया है क्या, ओके बिल्कुल वही कुछ गड़बड़ है क्या, 14 कम 14 56, 63/4, 5.6 इधर माइनस हो गया, माइनस में तो आंसर नहीं आना चाहिए। पीसी दिया है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके अपन ने यहाँ गड़बड़ किया है ना, ये डीसी दिया हुआ है इसमें, देखिए ध्यान से, यहाँ अपन ने गलत कर दिया है, जो ये लेंथ है ना वो डीसी गिवन है ना, तो अपन ने सब गड़बड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा के मैं वापस से कर देता हूँ सॉल्व, आइए, सब गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे लेंथ जो कोड दिए है ना आपको, ए बी और डी सी दिया है, ना कि ए बी और सी डी। ए बी दिया हुआ है एक तो, कि सर ये ए बी हो गया, और ये डी सी है तो यहाँ डी होगा और यहाँ सी होगा, है ना, इस वजह से हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा था। और जहां पे मिल रही है वो पॉइंट क्या होगा साथियों, पी। अब आपको पीसी दिया हुआ था कितना सर 5.6, तो ये गैप दिया हुआ है 5.6, सी डी मतलब ये निकालना है तुमको, मान लो एक्स है। और क्या दिया हुआ है कि सर पीबी दिया हुआ, पीबी, पीबी का मतलब ये डिस्टेंस 6.3, और ए बी दिया हुआ है 7.7, तो ये ए बी कितना हो गया 7.7, तो ये पूरी डिस्टेंस आपको कितनी मिल जाएगी, सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 3 और 7 10 के 0 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14, 14.0 का मतलब हो गया सर 14 सेंटीमीटर, पूरी दूरी आ गई 14। आपको एक्स निकालना है, ये आपका प्रॉब्लम है, सी डी में निकालना है मतलब एक्स निकालना है। अब क्वेश्चन हो जाएगा,
सर पी का ए से मल्टीप्लाई मतलब पी ए इंटू पी बी इक्वल टू में पी सी इंटू पी डी, पी का डी से मल्टीप्लाई और पी का सी से, पी सी इंटू पी डी। रख दीजिए सारी वैल्यू। पी ए का मान कि सर पी ए का मान है 14 सेंटीमीटर, पी बी का मान कि सर 6.3, पी सी का मान सर 5.6 और पी डी का मान कितना होगा कि सर पी डी का मान हो जाएगा, पी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.6 प्लस एक्स, 5.6 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। अब आंसर आ जाएगा। अब इसका आप डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो सर ये 14 इंटू 6.3, पॉइंट हटा दो मैं दोनों का, देखो नीचे भी 5.6 आएगा, यहाँ भी 6.3 था, तो पॉइंट कैंसिल हो गया। एक संख्या के बाद पॉइंट था ना, जीरो लगाएंगे नीचे, कट जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको काट दो, तो 7 से काट दिया मैंने, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 2 से काट दिया इसको 4 बार। तो आपके पास ये जो आंसर आया वो आया 5.6 प्लस एक्स। ये 5.6 उधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बन गया एक्स बराबर, एक काम करूँ क्या, मेरा जो आंसर आ रहा है ना साथियों पॉइंट में ही दिया हुआ है, तो मैं इस 63 में 4 का भाग दे ही देता हूँ, है ना। तो 63 में 4 का भाग, 6 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 और 3 23, 23 में 4 का भाग सर 4 पंजे 20, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा, शेष बचा है 3, तो पॉइंट लगा दिया, 30 हो गया। 30 में 4 का भाग सर 4 सत्ते 28, 30 28, 30 में से 28 घटाओगे 2, पॉइंट में से 0 लिया तो 20, तो 4 पंजे 20, 15.75 आ गया। यानी इसका आंसर जो है ना 15.75, ये 5.6 उधर जाके माइनस, तो माइनस का 5.6 मतलब 5.60। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो 5 में से 0 घटाया 5, 7 में से 6 घटाया तो 1 और 15 में से 5 घटाया तो 10, 10.15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बात समझा पाया कि कैसे दो जीवा अगर एक दूसरे को अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करे तो उन पर वो जो थ्योरम है उसको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उनमें क्वेश्चन करते हैं। तो इतने सफिशिएंट हमने क्वेश्चन कर लिए हैं जिससे आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा तो बहुत आराम से कर लोगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले थ्योरम की तरफ। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज की। तो साथियों पहले ही हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज एक्चुअल में होता क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो जिसका चारों शीर्ष, जिसके चारों शीर्ष वृत्त के सरकमफ्रेंस पे होता है, वृत्त की परिधि पर स्थित होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसको साथियों कहते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल whose all four vertices lie on a circle is called a cyclic quadrilateral। ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों ओर शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझ गए डेफिनेशन। ये मेरे पास एक मैंने चतुर्भुज बनाया है, देखिए इसके चारों शीर्ष ए बी सी और डी, ये चारों शीर्ष कहाँ पर स्थित है, इस वृत्त की परिधि पर स्थित है या वृत्त पर स्थित है। इसीलिए जो एबीसीडी चतुर्भुज है ना इसको बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक साथियों चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कभी चक्रीय चतुर्भुज बोला है इसका मतलब उसके चारों शीर्ष सर्कल पर ही होंगे। अब बढ़ते हैं कि सर इस पर कुछ थ्योरम्स क्या है और उनका क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो साथियों इन पर थ्योरम ये है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन से होंगे साथियों, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है मतलब इसके चारों शीर्ष अगर सर्कल पे है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कहलाएगा सम्मुख कोण। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण कहलाएगा सम्मुख कोण। और इन सम्मुख कोणों का योग है ना 180 डिग्री होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री एंड सर हम दूसरा चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, बी और डी, तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी कितना होगा 180 डिग्री। तो ये इस थ्योरम का मतलब था जो आपको ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, हम याद कर लेंगे। इसमें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या आप ये कह सकते हो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक को ही तो 180 डिग्री बोलते हैं। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ जाए तो समपूरक, 90 आ जाए तो उसको पूरक, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये दो चीजें हमने लाइन और एंगल में भी पढ़ी थी। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे 180 डिग्री के बजाय समपूरक बोल दे, तो ध्यान रखना है आपको कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है कि सर ये थ्योरम तो हमको समझ में आ गई। अब और इस पे क्या थ्योरम वो देखिए। और थ्योरम ये है कि अगर किसी चक्रीय चतुर्भुज, या कोई चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी, इसकी किसी एक भुजा को आगे बढ़ाए, हम इस तरीके से एक भुजा को आगे बढ़ाएं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है, बाहर बनने वाला कोण है, ये आपके पास चक्रीय चतुर्भुज है। देखो एबीसीडी, यहाँ सर एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है। किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाओ, जैसे सर मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया, इस भुजा को आगे बढ़ाया, तो ये वाला जो बहिष्कोण है ना, वो सम्मुख अभिमुख अंतराल कोण के बराबर होता है। अभिमुख क्या बोल सकते हो आप, इस कोण के सामने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि इस एंगल के बराबर होगा, यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंतरा अभिमुख कोण। इस कोण का एक्सटर्नल इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा होगा साथ में, ये वाला, इस कोण का ये वाला। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। बहुत सिंपल है कि सर देखिए ये और ये कोण, जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, तो आप कहेंगे सर ये कितना होगा, पता है आपको, 180 माइनस अल्फा। क्यों 180 माइनस अल्फा क्यों होगा, क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180, तो इन दोनों कोणों का योग 180 है। एक अल्फा है तो दूसरा 180 माइनस अल्फा। फिर हम ये भी जानते हैं कि रैखिक कोण युग्म, देखिए ये रैखिक कोण युग्म है, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, जिसमें ये 180 माइनस अल्फा है तो इसको क्या होना पड़ेगा अल्फा। तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। बात समझ में आ गई कि सर बहिष्कोण जो है ना वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। अगर मेरे दोस्त आप अगर कहोगे कि सर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो ये वाला जो कोण है ना वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये अंतराभिमुख कोण हो गया। अगर आप इस भुजा को आगे बढ़ाओगे तो ये वाला जो कोण है ना, एक्सटीरियर एंगल इसका, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल इसके बराबर होगा, है ना। इसी तरह इसको आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा सर। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए कि, और यही बात यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, इफ वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण चतुर्भुज के अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाँ सर ये बात हमको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं इसको रफ कर दूं क्या, ये डायग्राम थोड़ा गंदा सा दिख रहा है ना, मैंने इसको रफ कर दिया ताकि आपको एक पे ढंग से दिखे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल सी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी के। तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर ये कोण हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो साथियों हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्या क्या बातें हमने ढंग से पढ़ी कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने ये बातें पढ़ी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले होता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। दूसरा हमने क्या पढ़ा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि अगर किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण सम्मुख अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, यानी इस कोण के बराबर होता है। तीन बातें हमने पढ़ ली। अब आते हैं हम लोग आगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि साहब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे को। आइए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है सर, if angle DBC is equal to 80 degree and angle BAC is 40 degree, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। एंगल BCD आपको निकालना है। हिंदी में बोला गया, दी गई आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को P पर काटते हैं यदि कोण DBC 80 डिग्री है और एंड की जगह और होना चाहिए, कोई बात नहीं, BAC बराबर 40 डिग्री। तो कह रहा है BCD का मान ज्ञात कीजिए। एंगल BCD आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से डायग्राम, क्या निकालना है? एंगल आपको कौन सा निकालना है? BCD। कहाँ है B? ये रहा BCD। यानी साथियों आपको ये पूरा कोण आपको निकालना है, ये कोण आपको फाइंड आउट करना है। बाकी सारी कुछ चीजें दे रखी है। तो हमने जितना कुछ अभी तक पढ़ा है ना, हर बात हमको तुरंत याद आनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि करेंगे कैसे, कि क्या आंसर होने वाला है सर। देखिए अब मुझे तो मेरा टारगेट क्या है सर? ये वाला एंगल है, ठीक है, ये एंगल मुझे निकालना है। अब मैं ये एंगल कैसे निकालूं, है ना? तो कुछ लोग मुझे कहेंगे कि सर देखिए ये एंगल जो 40 डिग्री है ना, ये भी 40 डिग्री होगा। कारण बताएंगे कि सर देखिए ये आर्क है, देख लीजिए ध्यान से, आर्क है। इस आर्क के द्वारा ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल और इसी आर्क के द्वारा ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल। आपने पढ़ा था ना, किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोणों हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 की, सर ये आ गया 40 डिग्री। अब मेरे भाई आप कहेंगे तुरंत कि सर हो गया क्वेश्चन खत्म। अब तो देखिए आप, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ये ट्रायंगल बन तो रहा है और ये 40 डिग्री है। दो कोण किसी त्रिभुज के मालूम है तो तीसरा तो आराम से निकाल लेंगे कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इसका मतलब अगर इस पूरे एंगल को मैं थीटा बोल दूं, ये हो जाएगा सर 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस 180, सॉरी 80 है ना, 80 बराबर 180। ये 40 और 80 कितना हो गया? 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 60 का थीटा का मान आ जाएगा साथियों 60 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था। तो आपका आंसर कितना हो गया कि सर 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अच्छा, इसी बात को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं कि सर हम तो ऐसे भी कर सकते थे। देखिए कि ये एंगल 80 डिग्री है, ठीक बात है, तो सर मैंने तो ये एंगल निकाल दिया, कितना होगा सर? ये भी 80 होगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए ये चाप दिख रहा है आपको कि हाँ सर ये चाप इस परिधि पर कोण बना रहा है, ये वाला देख रहे हैं आप, देखिए ये चाप इस परिधि पर कोण बना रहा है और यही चाप साथियों देखो आप ध्यान से, ये परिधि पर कोण बना रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। फिर आप कहोगे कि सर ये देखो आपने कहा था कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये कोण और इस कोण का योग कितना होगा? 180। तो ये कोण कितना हो गया सर? ये हो गया 80 प्लस 40, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल उसको मैंने थीटा मान लिया बराबर 180 डिग्री। तो ये उधर जाकर माइनस, तो थीटा कितना आ गया? 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कि सर 60 डिग्री। तो आप चाहें तो ऐसे कर ले, आप चाहें तो वैसे कर ले, कैसे भी करें आंसर आ जाएगा, है ना? बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को कि सर इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O सर्कल का सेंटर है। एंगल ABD दिया हुआ 23 डिग्री। देन फाइंड द एंगल BCD। एंगल दिया हुआ ये वाला 23 डिग्री और एंगल कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? BCD। BCD का मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। वही बात हिंदी में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा एंगल ABD आपके पास 23 डिग्री है। कहा जा रहा है कि तो एंगल BCD का मान ज्ञात कीजिए। एंगल BCD का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, डायग्राम आपको आराम से दिख रहा है कि सर वो सेंटर है और सेंटर से गुजरने वाली जो पूरी जीवा होगी वो व्यास होती है। तो ये साथियों क्या बन गया आपके पास? व्यास। ठीक है सर, ये तो व्यास हो गया। अब मेरे भाई मुझे बताओ एक बात, अगर ये व्यास है और आपको ये निकालना है, तो आपको ये भी दिख रहा है कि सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो बन रहा है। ये देखिए आप, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। अच्छा, व्यास जो होता है ना, व्यास, वो साथियों हमने कल पढ़ा था कि व्यास जो है ना परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण बनाता है। तो व्यास ने सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना दिया? 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 90। और अगर ये 90 है तो आप क्या ये वाला कोण निकाल दोगे? आप कहेंगे हाँ सर, ये एक मेरे पास देखिए त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज में दो कोण मुझे मालूम है, तो तीसरा कोण क्या होगा? 180 में से इन दोनों का योग घटा दो, तो ये कोण साथियों आपके पास कितना आ जाएगा?
सर ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 23 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 90, ये कितना होगा, जोड़ो इनको, तो 90 और 130 113। अब इसमें से घटाओ तो 10 में से 3 घटाया तो 7, 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 जी, तो 67 डिग्री। यानी साथियों ये कोण कितना आ गया आपके पास 67 डिग्री। पर सर हमको ये थोड़ी निकालना है, हमारा टारगेट तो ये एंगल है। तो अब देखो आप कि देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ से भी साइक्लिक बन तो रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये अगर 67 डिग्री है तो ये कितना होगा, फिर इसको आप थीटा मान लीजिए। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम तो जानते हैं 67 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। अब ये 67 उधर जाके माइनस, तो थीटा का मान कितना आएगा 180 डिग्री माइनस का 67 डिग्री, जो कि होगा 113 डिग्री, 113 डिग्री। और यही आपके इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर है। यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 113 डिग्री। बहुत बेहद आसान सा क्वेश्चन था, इसे आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आइए। आ जा रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ वृत्त का केंद्र है, एंड BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, BCD एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। एंगल, इफ एंगल ECD इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड द एक्स। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, BCD एक सीधी रेखा है और एंगल ECD दिया है 75 डिग्री, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए चित्र की बात कर रहा है तो आप सीधे डायग्राम पे जाइए। इस डायग्राम में मुझे ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा। आप समझ गए कि हाँ सर 180 डिग्री बनेगा। ये एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अब जो जो चीजें हमने पढ़ी है ना वो एकदम चीजों को लगाते जाइए। आप एक बात अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जिसमें हम नए कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम लोग पुराने जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, पुराने थ्योरम जो पढ़ चुके हैं ना, उनका भी यूज हो रहा है। क्यों? ताकि उनका रिवीजन होता रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ में और जो हमने पहले पिछली क्लासेस में थ्योरम पढ़ी है ना, उनका यूज हो रहा है इन क्वेश्चंस में। तो सारी चीजें रिवाइज हो रही है, नया भी सीख रहे हैं और पुराना क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहा है। अब बताइए, आप कहेंगे देखिए सर अभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुझे दिख रहा है, देखो ये सर चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ सर ये चक्रीय चतुर्भुज है और ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है ना, वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी ये कोण मिल गया सर मुझे 75 डिग्री। बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम कि नहीं? सर ये तो मुझे समझ में आ गया, ये 75 डिग्री होगा। अब जरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये एंगल निकालना है। अगर आप ये एंगल निकाल पाओ, ये एंगल, तो आप कहोगे सर ये पूरा 360 होगा, उसमें से ये घटा देंगे। तो ये एंगल तो निकालना सर एकदम आसान है। देखो हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी कि किसी भी आर्क के द्वारा, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा, देखो इसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। किसी वृत्त के चाप द्वारा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाला कोण, इसी चाप द्वारा साथियों इस परिधि पर बने कोण का, सॉरी परिधि पर, मैंने उल्टा बोल दिया ना, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये 75 डिग्री, तो ये कितना होगा सर 150 डिग्री, इसका दुगुना हो जाएगा। और अब आप कहेंगे कि सर ये पूरा कोण 360 डिग्री होगा, किसी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना बनता है 360, तो उसमें से ये 150 है तो ये निकाल दोगे आप कहोगे सर 360 में से घटा दो। तो ये जो हमारे पास साथियों एक्स था ना, वो एक्स कितना आ गया, फिर ये आ गया 360 माइनस 150, घटा दीजिए इसमें तो आप कहेंगे 0 1 2, 210 डिग्री आपका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था, 210 डिग्री। तो बेहद आसान है, पुरानी चीजों का भी हम यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है सर, इफ एंगल P is 3 times the angle R and angle S is 5 times the angle Q, then the sum of
द एंगल क्यू एंड आर। तो क्यू और आर का आपसे सम पूछा गया है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण पी कोण आर का 3 गुना है और कोण एस कोण क्यू का 5 गुना है, तो कोण क्यू और आर का योग बताओ। तो चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ताकि हमको बात समझ में आए। कि सर एक डायग्राम बनाइए तो समझ में आएगा। देखिए ये मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ पी क्यू आर एस। ठीक है, चलिए मैंने पी क्यू आर एस कोई चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। मान लीजिए कि साथियों ये हमारे पास कोई पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब कह रहा है आपसे क्या बोल रहा है वो देखो आप। तो कोण P का मान कोण आर का 3 गुना है। ये जो कोण P है ना, इस आर का 3 गुना है। आर का 3 गुना होने का मतलब ये हुआ कि आर अगर थीटा है तो ये 3 थीटा होगा। ये मतलब हुआ, यही हुआ ना कि आर का 3 गुना है P। यही बोला है ना आपसे। ये देखिए कोण P कोण आर का 3 गुना है। और क्या बोल रहा है, कोण S कोण Q का 5 गुना है। Q से 5 गुना है। S जो है ना इससे 5 गुना है। तो अगर मेरे भाई इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, आपको लग रहा है कि सर ये एंगल फिर इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग 5 अल्फा होना चाहिए। इसका 5 गुना है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, Q और R का योग पूछ रहा है। Q और R का योग, ये रहा Q ये रहा R। Q और R का योग का मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सर थीटा प्लस अल्फा हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये एंगल निकालना है, थीटा प्लस अल्फा। तो क्या आपको देख के लग गया कि सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 3 थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 180। देखिए यहाँ से हो गया सर 3 थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। और अगर ये ऐसा हो गया तो सर ये तो 4 थीटा बन गया। और 4 थीटा का मान होता है 180 डिग्री। थीटा का 4 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ से साथियों थीटा जो है ना आपके पास वो आ जाएगा 45 डिग्री। 4 का भाग देंगे तो 45, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। फिर इसी तरह इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180। इसका मतलब ये हुआ फिर 5 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 180। तो ये साथ में पूरा कितना बन गया, 6 अल्फा। 6 अल्फा बराबर 180। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर, 30 डिग्री। तो अल्फा हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अल्फा और थीटा मालूम है तो आपसे एंगल यही तो पूछा था, थीटा प्लस अल्फा कितना होगा। थीटा प्लस अल्फा कितना होगा कि सर 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 75 डिग्री। यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री। है ना, तो बेहद आसान है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज साइड AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल थ्रू ABCD। मतलब ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है और वह वृत्त बिंदु ABCD से गुजरता है। जो सर्कल है ना वो ABCD से गुजर रहा है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक बोला ही नहीं इसने। इसने बोला है कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो उस चतुर्भुज के जो चारों बिंदु ने उससे एक वृत्त गुजर रहा है। तो क्या आपको समझ में आया कि सर चारों बिंदु से अगर वृत्त गुजर रहा है इसका मतलब वो चारों बिंदु सर्कल पे स्थित है। और चारों बिंदु अगर सर्कल पे स्थित है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है। तो हमको जब इतनी बात समझ में आ गई तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। चलिए मान लीजिए कि ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाम लिख लेते हैं इसका कि सर ये A B C और ये D, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अच्छा AB वृत्त का व्यास है ना, अरे यार व्यास बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बनाते हैं सर्कल का डायग्राम। अब मुझे है ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अरे यार मैं डायग्राम दोबारा बनाऊँ क्या। चलो कोशिश करते हैं इसी को सुधारने की।
अरे यार इसको डिलीट ही करो ना, डिलीट, डिलीट, नई लाइन बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास डायमीटर हो गया, और अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हम अगला बनाते हैं। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया ना, तो थोड़ा सा छोटू बना देते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन। आइए अब यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये और ये एक हमने बना लिया यहाँ से ये। अब परफेक्ट हो गई बात कि सर अब ठीक है। अब आ जाइए, अब हम इसको नाम लिख लेते हैं इसका ABCD, है ना। ABCD ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसके चारों बिंदु से वृत्त गुजर रहा है। AB वृत्त का व्यास भी है। देखना, अब ये सेंटर से गुजरने वाली कोण हो गई व्यास। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ADC 130 डिग्री है। ADC ये वाला एंगल दिया हुआ है 130, इसे ठीक बात है, ये 130 है। और देन द मेजर एंगल BAC पूछ रहा है, BAC ये एंगल आपसे पूछ रहा है। BAC पूछने का मतलब ये हुआ, सर ये इसको मिलाइए ना जरा एक बार, ये मिला दिया। आपसे साथियों ये एंगल पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा, मान लो थीटा, ये BAC पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इस सब मुझे एक बात बताइए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज है। और अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख कोण ये वाला और ये वाला होगा, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। साथियों अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। इसके बाद फिर अब आप कहोगे कि सर देखो ये डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये कोण मिल गया सर मुझे 90 डिग्री, सर ये 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, कि सर ये 40 डिग्री होगा। तभी तो साथियों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा त्रिभुज के। तो थीटा कितना मिल गया आपको, 40 डिग्री। कितना आसान था ना, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा अपने को टाइम लग गया, बाकी तो बेहद आसान क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हम जरा टेंजेंट और सर्कल की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं वृत्त और स्पर्श रेखा। तो पहले जानते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वो कहलाती है स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर उसको काटती है वो कहलाता है स्पर्श बिंदु। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है और ये एक लाइन है जो इस वृत्त को किस बिंदु पे काट रही है, सर एक बिंदु सिर्फ A पर काट रही है। तो अगर A पर सिर्फ काट रही है ना, तो ये जो A पॉइंट है ना, वो कहलाता है साथियों स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, या आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी तरीके से ये जो लाइन है ना आपकी, ये लाइन ये कहलाती है स्पर्श रेखा, टेंजेंट। इंग्लिश में इसको टेंजेंट बोलते हैं, बाकी वैसे इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा हिंदी में। ये स्पर्श रेखा होती है। तो मुझे लगता है स्पर्श रेखा का मतलब तो समझ में आ गया आपको, कि ऐसी लाइन जो वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट पे काटे, वो कहलाता है स्पर्श रेखा। अब बढ़ते हैं आगे, कि सर स्पर्श रेखा समझ में आ गया। अब आगे थ्योरम बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा और सर्कल पे आधारित प्रमेय कौन कौन सी है। तो अगर साथियों हम उन प्रमेय की बात करें तो पहली प्रमेय यह है कि सर्कल के अंदर केंद्र से, ये देखिए सेंटर आपका है ना, केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा या त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा के लंबवत, या आप ऐसे कह सकते हो कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है ना।
बहुत सारी वैसे तो त्रिज्या होगी कि सर ये भी तो त्रिज्या होगी, पर ये लंबवत नहीं होगी। क्यों? इसको आगे मिलाओगे ना तो इसके लंबवत नहीं होगी, सिर्फ वो त्रिज्या लंबवत होगी जो स्पर्श बिंदु से गुजरे, है ना। तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए। वही बात इस थ्योरम में लिखा है, पहली थ्योरम में, कि ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इस बात को हमें याद रखना है। अब आते हैं अगली थ्योरम। अगली थ्योरम यह है कि किसी बाहर स्थित पॉइंट से, अगर सर्कल के किसी बाहर स्थित पॉइंट से आप देखोगे तो अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वो दोनों की लंबाई बराबर होती है। यानी कि ये लंबाई पीए और पीबी आपस में क्या होगी? बराबर। जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा पीए और एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा पीबी, तो याद रखना वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से हम अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सर 2, और दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये दोनों की लंबाई आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा हुआ कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी पीए बराबर पीबी। अब मेरे भाई यहाँ से एक बात समझिए, ये लंबाई तो बराबर है सर, ठीक है, इसके साथ और क्या बराबर होगा? कि सर ये त्रिज्या है इसलिए बराबर होगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन लाइन है, ये भी बराबर होगी। तो क्या आप देख पा रहे हो कि सर ये तो सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये भी 90 डिग्री होगा, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। और अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम में कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी सारी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे आपस में। इसी तरीके से ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? सर बराबर होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखना, आप कभी अच्छे क्वेश्चन हमको काम आ जाएंगे। मतलब लंबाई बराबर होगी, साथ में बी ए बी पी ओ एंगल, एंगल बी पी ओ बराबर होगा एंगल ए पी ओ के। ये भी बात ठीक है सर। और ये एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, यानी हम बोल सकते हैं बी ओ पी एंड एंगल बी ओ पी बराबर होगा एंगल ए ओ पी के। सर ये भी बराबर होगा, है ना। मेरी बात समझ गया। और बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी दिख रही कि बराबर होगी। तो ये कुछ काम की बातें हैं जो ध्यान रखना है। अब आते हैं साथियों अगले में। अगला, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? स्पर्श रेखा क्या होती है वो जान लिया। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों की लंबाइयां बराबर होगी। और स्पर्श, ये जो केंद्र है ना, केंद्र को बाहर वाले बिंदु से मिलाने वाली रेखा उन दोनों स्पर्श रेखाओं से समान कोण बनाएगी। साथ में त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है ना, वो इस रेखा से बराबर कोण बनाएगी। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आइए हम बढ़ते हैं जरा आगे। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल वेयर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त पर किसी बाहर बिंदु से अपने टेंजेंट ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अवे फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी, कोई भी पॉइंट मान सकता है पी, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है 8 सेंटीमीटर और उस पे से जो वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई है 10। तो कह रहा है त्रिज्या बताओ, रेडियस आपसे पूछा है। तो आप कहोगे कि सर आप डायग्राम बनाओगे तो मुझे समझ में आएगा, ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट स्थित है, मान लिया ये कोई पॉइंट है, कि ठीक है सर ये पॉइंट ले लिया आपने। इस पॉइंट से सर्कल पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, स्पर्श रेखा खींचा आपने, ये स्पर्श रेखा खींच लिया। अब आपसे इसका वृत्त का केंद्र, कि सर ये रहा वृत्त का केंद्र, इस केंद्र से इस पॉइंट पी, पी मान लिया मैंने, इसको मैंने ए नाम दे दिया। कि सर पी का ए से डिस्टेंस, ये दूरी भी दिया हुआ, केंद्र की इससे दूरी दे रखी है, ठीक है। और आपसे त्रिज्या पूछा है, मतलब त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि सर हमको है ना ये निकालना है। अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं तो ये मुझे रेडियस आर निकालनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब गिवन क्या क्या है कि सर केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर मतलब ये दूरी 8 है, सॉरी 10 है ना, यही बोला ना।
त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है। स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, मतलब ये 8 है और ये पूरी दूरी साथियों दिया हुआ है 10। और आपसे क्या पूछा गया है कि सर त्रिज्या, तो क्या आपको वो थ्योरम याद आ गई कि सर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या कि सर ये त्रिज्या जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण होता है। हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ से क्या आंसर मिला आपको कि आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर इसे 10 का स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। 100 में से 64 घटा दिया आपने 36, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, तो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट 36, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई साथियों 6 सेंटीमीटर। बस बेहद आसान है, डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट P कोई बाहर पॉइंट है, वहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई 12 है? स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से P की दूरी बताओ, ये पूछा आपसे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। P का और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई आप डायग्राम बना लीजिए फट से। डायग्राम बनाते आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि सर ये मैंने कोई डायग्राम बना दिया, है ना। कि ये आपके पास मान लीजिए डायग्राम आ गया। अब मैंने कहा कि किसी पॉइंट P से, ये मान लीजिए बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से आप इसके ऊपर एक टेंजेंट डाल दीजिए। तो आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया स्पर्श रेखा, ठीक है सर, स्पर्श रेखा आ गई। वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, केंद्र मान लिया हमने ये है, वृत्त का केंद्र हो गया साथियों ये, ओ मान लिया, और ये पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया P ही बोला है इसमें। अब मैंने इसके रेडियस बना दिया यहाँ से, रेडियस के बारे में ही बात चल रही है तो रेडियस भी बना लो, ठीक है। अब द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, ये पूछा आपसे। आपसे पूछा क्या गया है, इस सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। तो आप कहोगे सर ये देखो, ये दूरी मुझे दी गई है 12, ये रेडियस दे रही है सर मुझे 5 सेंटीमीटर, और ये मुझे मालूम है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये पूरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज में मुझे ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे OP फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया कि OP डिस्टेंस कितना है x, तो 90 के सामने एक कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये सर हो गया 169। एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर सर एक्स बराबर हो जाएगा रूट हो गया रूट 169, और 169 का रूट होता है साथियों 13। तो आंसर हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, आइए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट P टू सर्कल सच दैट PA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड PAB इक्वल टू 60 डिग्री। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड AB, जीवा AB की लंबाई आपसे पूछ रहा है। कुल मिला के कह रहा है कि दी गई आकृति में एक डायग्राम, अब दी गई आकृति तो डायग्राम बनाया नहीं, कोई बात नहीं, जैसा लैंग्वेज बोला उससे हम डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम देना चाहिए था, तो हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया, और टाइप भी मैं ही करता हूँ तो मेरी ही गलती है ना, तो बाय मिस्टेक अब मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता, मेरी ही मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बना दूंगा, इसको पढ़ के डायग्राम बना दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। दी गई आकृति में P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है सर, P और PB दो स्पर्श रेखाएं,
पी ए का मान 6 सेंटीमीटर है और एंगल ए पी भी दिया हुआ 60 डिग्री। तो कह रहा है जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप एक काम करें, डायग्राम बनाइए ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो मेरे भाई मैंने क्या किया, मैंने एक डायग्राम बना दिया है ना सर्कल का। फिर ये मेरे पास अरे ये मान लीजिए मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास कोई साथियों पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी से मैंने इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पी और पी पी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चलिए ये मेरे पास हो गया पी, यहीं तक ले लेते हैं यार। और यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पी बी। ठीक है, यहाँ सर ये ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट हो गया साथियों पी, ये ए, और ये हो गया मेरे पास बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पी ए का मान 6 है, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो आप समझ रहे हैं कि सर ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि लंबाई बराबर होगी। और ए पी बी दिया हुआ 60 डिग्री, ए पी बी मतलब ये कोण दिया हुआ आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है जीवा ए बी की लंबाई, तो इस कोण की लेंथ पूछ रहा है आपसे, जो जीवा ए बी है ना इसकी लेंथ आपसे पूछी जा रही है कि ये कितना होगा। तो मेरे भाई बस इसके अलावा तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं गया है ना। आकृति में पी से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है, पी ए का मान 6, ए बी 60 डिग्री, ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या आप मेरे को एक बात बताओ, आपको सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है और एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो उसके बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर। तो मतलब ये कोण और ये कोण भी कितना होगा सर, बराबर होगा। तो इसको अगर आप थीटा बोलोगे तो ये कितना होगा सर, थीटा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखो थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 थीटा बराबर 60, उधर जाके माइनस, सर 120 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान मेरे भाई 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये कोण भी कितना होगा सर 60 डिग्री। और अगर ये तीनों कोण 60 डिग्री हो गए तो क्या आपको एक बात समझ में आई कि सर ये समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यानी आपके पास जो ए बी भुजा है ना साथियों वो आएगी 6 सेंटीमीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो डायग्राम नहीं दिया था पर हमने बना के आंसर निकाल लिया कि सर बन गया, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ कॉन्सेंट्रिक, यानी हिंदी में बात करें तो समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त है ना, इस वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अपन, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ये आपका समकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, समकेंद्रीय वृत्त। क्या होता है समकेंद्रीय? तो साथियों समकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, सेंटर सेम होना। जैसे मान लीजिए मैंने दो वृत्त बना दिया कि सर एक वृत्त तो आपने ये बनाया बड़ा, एक साथियों में और वृत्त बना रहा हूं, है ना। ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसको तो मैं डिलीट कर देता हूं। अरे यार, चलो एक और बना लेते हैं। एक मैंने सर्कल और बनाया और ऐसे बनाया कि दोनों का सेंटर सेम लगे एकदम। चलिए लगभग ये मैंने कोई सर्कल बना दिया। तो ये मेरे पास साथियों मान लीजिए सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम है। तो ऐसे जो सर्कल होते हैं ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त या समकेंद्रीय वृत्त होते हैं। तो ये हमारे पास सकेंद्रीय वृत्त है, समकेंद्रीय वृत्त है, जिसमें दोनों के सेंटर क्या है, सेम है। अब आइए सर, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आर रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों का रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। if the chord of the greater circle be tangent to the smaller circle, कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि इनकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है
तो कह रहा है जीवा की लंबाई ज्ञात करो, देन द लेंथ ऑफ कोड इज, आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ध्यान से समझिए, दोनों सर्कल की आपको रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 9, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी सर 15। बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है ना वो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो चलिए हम ऐसा एक बनाते हैं डायग्राम। सर एक ऐसा डायग्राम तो बना हुआ पहले, तब तो हम बात कुछ कर पाएंगे। तो मान लीजिए, मैं कहीं भी बना दो, आप चाहो तो इधर बना दो, कहीं भी बना सकता आप। सर मैंने ये कोई ये मान लीजिए साथियों, मैंने कोई यहाँ पर आपके लिए जीवा बनाई, बड़े वृत्त की जीवा है, देख रहे हैं आप, बड़े वृत्त की जीवा। मान लीजिए मैंने इसको ए भी नाम दे दिया कि ये सर बड़े वृत्त की जीवा है। अगर ये बड़े वृत्त की जीवा है तो छोटे वृत्त को स्पर्श करना चाहिए। दिख रहा है आपको स्पर्श कर रही है? हाँ सर कर रही है। अब ये आपका सेंटर है ओ, दोनों वृत्त की त्रिज्या मालूम है। तो क्या आप मेरी बात से समझ पा रहे हो? आपको निकालना क्या है? ए बी निकालना है। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए। या आप ऐसा कह सकते हैं कि सर आप एक काम करिए, आप सर एक काम करिए, ये ओ है ना, यहाँ पर केंद्र इसके स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या कीजिए। तो केंद्र से स्पर्श स्पर्श बिंदु से जी जो त्रिज्या गुजरेगी ना, वो स्पर्श रेखा के लंबवत होगी। मतलब ये डिग्री के एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा साथियों 90 डिग्री। अब एक बात को सोचिए, थोड़ी देर के लिए ना ये वाला सर्कल है ना भूल जाइए, ये सर्कल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जैसे मैं मान लीजिए इस सर्कल को यहाँ से हटा लेता हूँ, इस सर्कल को यहाँ हटा लीजिए। अब जरा सोचिए बात को, तो आप पाएंगे कि सर देखो, ये आप कह रहे हो ना कि आप ये कह रहे हो ना कि सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या ये बात पढ़ रखी है हमने? यहाँ सर एकदम पढ़ तो रखा है ये। और ये 90 डिग्री क्यों बना? क्योंकि जो दूसरा वाला सर्कल था ना छोटा वाला, उसके स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, तो लंबवत बना। और लंबवत अगर है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आइए अब हमारा ये डायग्राम ले आते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम था वो ये आ गया। अब कि हाँ सर, ये आप इसको नाम दे दीजिए कुछ पी पॉइंट, एपी और पीबी बराबर है। अगर मैं एपी निकाल दूं, एपी निकाल दूं तो मानते उसका डबल सर पीबी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एपी निकालना है। एक बात आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सर ये पता है त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त की, और ये कितना दिया है क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर कि सर ये त्रिज्या दे रखी है छोटे वाले वृत्त की 9, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है सर 15 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई अगर मैं बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो मानते हो आपके सर ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ये होगी, या इधर बना लो, आप कहीं भी बना लो कि सर ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब आप तुरंत कहोगे कि सर ये मुझे एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख गया, और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने एक कर्ण दिया हुआ है, ये हमारे पास एक लंब या आधार हो जाएगा। ये भुजा में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूंगा। आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले पीबी निकालते हैं, उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर, इसको मैं एक्स नाम दे दूंगा, एक्स, चलो मैंने एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो 9 उधर जाके माइनस, यहाँ से बन गया साथियों एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 81, 225 माइनस 81 होता है 200, नहीं 200 तो नहीं आएगा, 15 में से घटाओ एक तो 4, और 22 में से घटाओगे 8 तो 14, यानी 144। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। और अगर एक्स की वैल्यू 12 है तो मेरे भाई जीवा की लंबाई कितनी होगी? जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई हमारे पास हो जाएगी 2x, यानी कि 12 दूनी 24, यानी आंसर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही आंसर था, है ना? तो बेहद आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आते हैं हम हमारे एक और थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये थ्योरम भी पिछले थ्योरम के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या पढ़ा था कि बाहर किसी बिंदु से अगर दो हम लोग सेकेंड ड्रॉ करें, दो छेदक रेखा खींचे, जैसे ये और ये छेदक रेखा खींचे, मान लीजिए मैंने इसको ए बी नाम दिया है तो मैंने इसको कुछ चलो सी डी नाम दे देता हूँ।
ये सी डी है ना, ये सी डी है। तो हमने क्या पढ़ा था सर, इसका गुणा मतलब पी डी इंटू पी सी बराबर क्या होगा, ए बी पी बी इंटू पी ए। यही पढ़ा था हमने क्या सर, यही पढ़ा था। अब मेरे भाई कह रहा हूं कि मैं ये जो छेदक रेखा है ना, सेकेंड है ना इसकी, इसको आप टेंजेंट बना दो। इसको क्या बनाना है आपको, टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बनाना मतलब इसके ऊपर टच कराना। तो जब टेंजेंट जब बनाओगे तो ये डी और सी पॉइंट यहाँ ही आके एक जगह मिल जाएंगे, तभी तो टेंजेंट बनेगी। कि भाई एक बिंदु पे स्पर्श करे, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो इस पे स्पर्श रेखा बनती है। यानी सी और डी बराबर हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि सी और डी दोनों बराबर हो गए, क्या बन गए, टी। तो क्या बनेगा, पी टी इंटू पी टी बराबर पी ए इंटू पी बी। और फिर अब आप कहोगे सर पी टी इंटू पी टी तो होता है आपका पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। तो ये थ्योरम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं अब इस बात को मैंने प्रूव तो कर ही दिया आपको, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम देखने में अच्छा लगेगा। तो मेरे भाई ये पूरी थ्योरम ये कहती है कि इफ पी ए बी इज अ सेकेंड, पी ए बी एक सेकेंड है, छेदक रेखा है, टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, ठीक है सर। एंड पी टी इज टेंजेंट सेगमेंट, पी टी इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का सेगमेंट है। यानी कि पी ए बी एक वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, तथा पी टी स्पर्श रेखा का एक खंड है, स्पर्श रेखा का टुकड़ा है। तो ये बात, ये जो थ्योरम है ना, ये आपको याद रखनी है। सर ये थ्योरम होती है पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग उससे पहले जो हमने पढ़ा था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, वही है। बस यहाँ पे वो सेकंड की जगह टेंजेंट बन गया, तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। इसको भी याद रखना है, बहुत काम की थ्योरम है। सर एक टेंजेंट है और एक सेकंड है, तो पी टी स्क्वायर बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ए बी इज अ टेंजेंट एट बी, ए बी हमारे पास एक टेंजेंट है किसी पॉइंट बी पर, ठीक है सर। इफ ए बी इज 15 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है साथियों, 15 सेंटीमीटर, ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। कहा जा रहा है कि ए सी बराबर है 7.5, ए सी का मतलब ये गैप, ये कितना दिया है, 7.5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना है साथियों। रेडियस का मतलब ये गैप, यानी आर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे सर फट से है कि सर एक तो तरीका है मेरे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू जाऊं, कैसे जाऊंगा कि सर ये मेरे पास आर है तो ये भी आर होगा क्योंकि रेडियस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हाँ सर ये भी आर होगा। तो मैं चाहूं तो इसमें ये वाली बात यूज कर लूं कि सर मैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लिया, और पाइथागोरस थ्योरम में ये कर्ण है पूरा, यानी 7.5 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आर निकाल दो, मेरा काम हो जाएगा, है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप वो थ्योरम लगा दो कि सर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर पी डी ए डी, सॉरी ए डी इंटू ए सी, ए से दूरी लेनी है, ए से डी की और ए से सी की, इंटू में ए सी, ये कर दूं मैं। तो मेरे हिसाब से कि सर इससे जल्दी आंसर आ गया। देखो ए बी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ए डी सर ये पूरी दूरी ए डी, तो आप कहोगे सर ये आर है तो ये भी आर होगा क्योंकि पूरी व्यास है, त्रिज्या की दुगनी होगी 2r। सर ए डी तो हो गया हमारे पास ये 2r प्लस 7.5, 7.5 प्लस 2r इंटू ए सी कितना है सर 7.5, ठीक है। अब इस 7.5 का डिवाइड कर दो इधर, तो हो गया 15 का स्क्वायर 225 बटे में 7.5 बराबर 7.5 प्लस 2r। अब इसको जरा कैलकुलेट करो तो आप कहोगे सर कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा 2r बराबर ये 7.5 इधर आके माइनस, तो 2250 अपॉन 775 प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 75, 7.5 तो 75/10। मुझे लगता है आप मेरी बात ये तो समझ गए होंगे कि सर ये आपने क्या किया है।
मैंने क्या किया कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 0 आ गया, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया। ये 7.5 को इधर लाके माइनस में लिखा और 7.5/10 लिख दिया मैंने, पॉइंट हटा के 10 लिख दिया। तो यहाँ तक कोई बात में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कैलकुलेशन कि सर इसको काटिए आप, तो मेरे भाई मैं 25 से काट देता हूँ। 25 इंटू 3 75, 25 90 225, तो 90 बार कट गया, 3 से कट गया सर 30 बार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, ये कट गया 15 बार। 15/2 होता है 7.5, यानी कि 30 माइनस 7.5, 30 में से 7.5 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 22.5 सेंटीमीटर। और 22.5 सेंटीमीटर ध्यान रखना 2r का मान है, और हमको चाहिए रेडियस मतलब r का मान, 2 का डिवाइड कर दो। तो जब r का मान निकालोगे तो 22.5/2 यानी कि आंसर होगा 11.25। इतना सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आएगा। लगता है दिख तो रहा होगा ना, हाँ जी ठीक है दिख रहा है। यानी आपका साथियों आंसर हो गया 11.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, तो सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। आइए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन में। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सेकेंड एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पी, इफ पी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी टी दिया है 5 सेंटीमीटर, पी ए दिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ आपके पास x सेंटीमीटर, देन x इज, तो आपको x फाइंड आउट करना है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थ्योरम आपको तुरंत याद आ गई कि सर पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी टी का मान सर 5, 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ से पी ए का मान 4, पीबी का मान, तो जरा पीबी का मान को सोचोगे सर, पीबी तो ये पूरी दूरी होगी, तो 4 + x मतलब 4 + x। ठीक है, अब सर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बराबर 4 इंटू 4 + x। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 का भाग दे दो, सर 25/4, और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x का मान। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल काम किया भाई, 4 का भाग दिया, इस 4 को प्लस का उधर जाके माइनस, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, फिर x का मान होगा 4 चौक 16, 25 में से 16 माइनस कर दो, तो 25 माइनस 16 कितना आएगा 11, 11 और अपोन में 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, फिर 11/4 मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर, अरे यार गलत हो गया, 11 ही नहीं रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, सॉरी 16, तो 25 माइनस 16 होता है 9, 11 नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो ये आंसर आ गया 9/4। आई थिंक यहाँ तक एकदम कंफर्टेबल कि हाँ सर हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। आइए, अब अगली हमारी थ्योरम है और ये लास्ट थ्योरम है, इसके बाद हमारा सर्कल का जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना साथियों, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत काम की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर अंतःखंड थ्योरम, ये इसका नाम होता है। क्या मतलब होता है उसको भी जानते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पूरा। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आपके पास कि इफ ए कोड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल, वृत्त के किसी बिंदु से एक कोड खींचा गया, इस वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींचा गया है। समझ रहे आप बात, ये इसका मतलब है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, जीवा खींची गई है। देन द एंगल विच दिस कोड मेक्स विद द गिवन टेंजेंट आर, मतलब जो टेंजेंट दी गई है ना, स्पर्श रेखा दी गई, उस स्पर्श रेखा का उस जीवा के साथ बना हुआ कोण आर इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड इन द corresponding alternate segment by the कोड। जो कोड है ना, वो कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर जो एंगल बना रही है ना, उसके बराबर होगा। क्या मतलब है कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो इस जीवा द्वारा दी गई या दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण क्रमशः इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोणों के बराबर होता है।
क्या कहानी है सर, नहीं आया समझ में, समझिए डायग्राम में। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई स्पर्श रेखा है, जैसा कि थ्योरम कह रहा है, ये आपके पास साथियों को स्पर्श रेखा है। अब आपसे किसी ने कहा कि इस स्पर्श रेखा के ये जो मैं इसको अलग से डायग्राम बना के बताऊं क्या आपको? चलिए काम करता हूं, मैं अलग डायग्राम बना के बताता हूं, अलग अलग पेज पे। आइए इसको अलग पेज पे डायग्राम बना के बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है आपसे, थ्योरम ये कह रहा है कि ये जैसे कोई आपके पास सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आपने एक टेंजेंट बनाया, मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये पॉइंट ऑफ आपका कांटेक्ट है, यहां से आपने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपने क्या किया, जब हमने एक जीवा खींची, यहां से आपको एक जीवा खींचनी है, तो यहां से जब आप एक जीवा खींचोगे ना, ये कोई जीवा खींचा आपने, ठीक है, तो इस जीवा के द्वारा जो दूसरी साइड एंगल बनाएगा ना जीवा, यानी इस तरफ जो कोण बनाएगा, इस तरफ ये वाला कोण, और साथियों ये वाला कोण, यानी जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, और इसी जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर खंड में बनाया गया कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी वृत्त के किसी भी स्पर्श रेखा को खींचो और उसके स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींचो, तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर खंड में, एकांतर खंड का मतलब इसके दूसरे साइड इसी जीवा द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये मान लीजिए कि आपने इसी जीवा द्वारा, अगर आप ये वाला कोण लोगे कि सर अगर मैं ये वाला कोण ले लूं, तो सर अगर मैं ये वाला कोण, जैसे इधर मैंने एक कोण विद लाइन बनाई थी, सर इधर भी तो जीवा बना सकती है ना, बिल्कुल बना सकती है। जीवा ने मान लो इधर इधर बना दिया, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला एंगल, देखिए इस जीवा के द्वारा इस स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण ये वाला, और इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में इधर बनाया हुआ कोण, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। मुझे लगता है आप इस थ्योरम का मीनिंग समझ गए कि किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली जीवा का स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में बना कोण इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड पे बने कोण का बराबर होता है। या दूसरी तरफ अगर ये वाला कोण ले, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो इस जीवा द्वारा एकांतर खंड पे बना वाला ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो कि हमने हमारे पास यही थ्योरम लिखी गई है। यानी कि ये वाला कोण साथियों जो है ना, ये वाला वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो, अरे इसमें गड़बड़ है क्या, ये वाला आएगा पूरा, है ना, क्योंकि जीवा हमारी ये है, तो ये वाला पूरा, मैं इसको थोड़ा सही बनाता हूँ, व्हाइट कलर से बना देते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला कोण और साथियों ये वाला कोण, ये दोनों कोण इस कोण के बराबर होंगे ना, ये ध्यान रखना आप कि सर ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर अंतःखंड प्रमेय। तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए। अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टीपी इज टेंजेंट टू द सर्कल। डायग्राम तो दिया हुआ है, इसमें टीपी क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट टी, टी पर टेंजेंट है। इफ एंगल एटीपी इज 60 डिग्री एंड एंगल एटीबी इज 85 डिग्री, फाइंड द एंगल बीएटी। बीएटी देखो कहाँ है, बीएटी, यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। यही बात इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ये सारी आकृति दे रखी है, टीपी वृत्त के बिंदु पी टी पर स्पर्श रेखा है, यदि एंगल एटीपी 60 डिग्री है तथा एटीबी 85 डिग्री हो तो बीएटी का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई सारा बात यहाँ पे आपको लिख के दे दिया, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या आप मेरी बात समझ गए कि देखिए सर ये आपके लिए एक टेंजेंट है, ये एंगल आपको निकालना है, ये आपके लिए एक टेंजेंट है, और ये एंगल कितना है, 50 डिग्री। ये कोण है, ये जीवा और टेंजेंट के बीच में बना कोण और इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड पे बना कोण बराबर होता है। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो गया सर, 50। और अब मेरी बात आप समझ रहे हो कि सर ये पूरा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के दो कोण मुझे मालूम है, तो तीसरा निकाल लूंगा।
क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180। तो अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो मेरे दोस्त ये क्या बन गया, 50 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ दो, 135 डिग्री, उधर जाके माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा 45 डिग्री, है ना, 45। तो आपका आंसर कितना हो गया? 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर था। अब आइए इसी तरह से अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डायग्राम दिया हुआ है आपको, BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये BC आपके पास सर्कल की डायमीटर दिख रहा है आपको कि हाँ केंद्र से गुजर रही है, व्यास होगी। AS इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए। AS आपके पास एक टेंजेंट है, किस पॉइंट पर? A पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है सर। इफ ABC इज 38 डिग्री, ABC ये एंगल दिया हुआ 38 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल BAS। BAS ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ये वाला, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि सर ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। वही हिंदी में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में BC वृत्त का व्यास है, AS बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ABC बराबर दिया 38 डिग्री और एंगल BAS बराबर आपको ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो मेरे भाई अब देखिए अब क्या किया जाए। आप कहोगे कि सर देखो ये अगर डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा? परिधि पर 90 डिग्री। तो ये कोण आपको मिल गया कि सर ये तो 90 डिग्री होगा। और अब मेरे भाई अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आप कहोगे सर ये मैं निकाल सकता हूँ, कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कोण कितना आएगा कि सर ये आएगा 180 माइनस इन दोनों का योग, यानी कि 90 प्लस 38 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ दो तो 128 डिग्री आएगा क्या? हाँ 128, 128 डिग्री। तो 180 में से 28 तो 2 हो गया 30 और 50 52 डिग्री हो गया शायद, है ना, आई थिंक 52, बिल्कुल ठीक है 52 डिग्री। तो मेरे भाई ये एंगल आपको कितना मिल गया सर? 52 डिग्री। अब ये आपके लिए टेंजेंट है, तो देख पा रहे हैं टेंजेंट और ये कोड, ये जीवा है आपकी, ये भी टेंजेंट और कोड के बीच में बना एंगल इसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड पे बने कोण का बराबर होता है। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये 52 है तो ये भी कितना होगा? 52 डिग्री ये भी होगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है मैथ्स, है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में। साथियों थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट, PQ टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट R पॉइंट पे टेंजेंट है इसके, ठीक है। PQ टेंजेंट है किस पॉइंट पे? R पे। Q TRQ ये रहा, ये एंगल TRQ ये दिया हुआ 30 डिग्री। इसको देख के तुरंत कहेगा आपके सर ये टेंजेंट और ये कोण के बीच में बना एंगल इसी कोण के द्वारा एकांतर खंड पे बने कोण के बराबर होगा, मतलब ये 30 डिग्री आएगा। आपसे पूछा क्या गया है? देन द वैल्यू ऑफ PRS मतलब ये कोण आपसे पूछा गया है। तो मानते हो कि सर ये कोण पता है इसके बराबर होगा। कारण कि सर देखिए कारण ये है, कारण एकदम स्पष्ट है कि सर देखिए ये टेंजेंट है और ये कोण है, तो ये वाला एंगल इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड पे बने इस कोण के बराबर होगा। तो मेरा टारगेट क्या है कि सर ये एंगल निकाल दो, यानी थीटा मैंने इसको माना तो ये भी कितना होगा? थीटा। थीटा निकल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब सोचिए आप थीटा कैसे निकालेंगे। इतना समझ गया आप कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। अब आपको कहा गया है कि ये व्यास है, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये एंगल सर 90 डिग्री। तो मेरे भाई अगर ये 90 डिग्री है 30 डिग्री है तो ये कितना होगा सर? 60। समझ रहे आप 60 क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो, इधर थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। बेहद आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, कितना आसान है मैथ्स बताओ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए इसमें कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर 80 इज ए टेंजेंट टू द सर्कल इफ एंगल ABC इज 50 डिग्री एंड AC इक्वल टू BC, देन एंगल BAT। कह रहा है दी गई आकृति में 80 वृत्त की स्पर्श रेखा है,
यदि ए बी सी 50 डिग्री है तथा ए सी बराबर बी सी, तो बी ए टी का मान पूछा है। एंगल बी ए टी ये वाला एंगल पूछा है, तो आप तुरंत समझ गए कि सर ये एंगल, ये स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण है, तो इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड पे बना कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये आपको निकालना है थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, मतलब ये आपको निकालना है। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ सर। क्वेश्चन में आपको ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है। अगर दोनों भुजाएं बराबर है और ये कोण दिया हुआ 50 डिग्री, तो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो ये अगर 50 है तो सर ये भी 50 होगा। और अब आप समझ गए कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 50 और 50 ये 100 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा कि सर इसको तो 80 डिग्री होना पड़ेगा। और यही तो आपसे पूछा था थीटा कितना होगा। मेरे भाई थीटा कितना आ गया? फिर ये आ गया 80 डिग्री। इतना आसान है ना मैथ्स, सर लाइफ इज सो इजी, बहुत आसान है जिंदगी, है ना। तो साथियों, इसी के साथ मैंने आपका ज्योमेट्री का सर्कल और सर्कल के साथ साथ पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट करा दिया है। कल जो हमारी कल से अब क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन फिगर का एरिया और पैरामीटर निकालना, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखने वाले हैं। सॉरी, आयतन नहीं, परिमाप और क्षेत्रफल। और उसके बाद ठोस आकृतियों का आयतन और क्षेत्रफल निकालना पढ़ेंगे। तो वो क्लासेस भी ज़्यादा नहीं अपन दिन खींचेंगे, लंबी लंबी क्लासेस लेके 2-3 दिन में उसको भी खत्म करेंगे, क्योंकि अब सिलेबस खत्म करके हमको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन हमारे लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिवीजन करना है, क्या बेहतर प्लान हो सकता है, उसके लिए आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिए, कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या तैयारी के बाद रिवीजन का बेस्ट क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आपको ज़्यादा फायदा हो, आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए। और फिर मैं भी उसमें कुछ अपनी तरफ से प्लानिंग करके ऐड करके, और फिर हम लोग बेहतर एक रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, एकदम एग्जाम तक पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और एक आपका जो दिक्कत था कि सर ये क्लास का पीडीएफ, तो इस क्लास की पीडीएफ साथियों में आपको सारी जितनी भी बच्ची क्लासेस है ना, सबकी पीडीएफ मैं आपको कोशिश करूंगा कल तक भेज दूं। तो ग्रुप में सारा, टेलीग्राम चैनल पे सारे क्लास का पीडीएफ आ जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए साहनी मैथमेटिक्स के टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए साथियों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।